नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन विजय 2.0 मिशन सिलेक्शन 2025-26। जैसा कि मैंने आपको बैंक प्रमोशन की स्ट्रेटजी में बताया था कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार होगा इस एग्जाम को क्लियर करने का, वो होगा रिकॉल्ड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए मैंने देखा है आज तक लास्ट के 4-5 साल के आप क्वेश्चन देख लें कि जो रिकॉल्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन 2025 में पूछने आरबीआई ने स्टार्ट कर दिए हैं, आईबीपीएस ने जो है स्टार्ट कर दिए हैं। तो किसी बैंक में ये क्वेश्चन जो है 1-2 महीने पहले ही पूछे गए हैं, जिनके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो हम इसके अंदर रिकॉल्ड क्वेश्चन में पीएनबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब के जो है एक-एक करके हम जो है रिकॉल्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इन क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। ये हम मैराथन क्लास लेंगे इसकी। हर वीक जो है एक क्लास जो है हमारी रिकॉल्ड क्वेश्चन की रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक्सपोर्ट लेंडिंग बाय foreign bank with less than 20 branches can be categorized under priority sector lending only up to 75% of ANBC or CEOBE, whichever is higher, या up to 40% of ANBC or CEOBE, whichever is higher, या up to 32% of ANBC or CEOBE, whichever is higher, या up to 18% of ANBC or CEOBE, whichever is higher, या up to 12% of ANBC or CEOBE, whichever is higher। तो अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर डालें, जिससे ये पता लगे कि आपका जो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कॉपी के अंदर अपने आंसर लिख लें और लास्ट में चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ये हम जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज, हो सकता है इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू 32% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई विच अवर इज हायर। देखिए लेस देन 20 ब्रांचेस वाले जो बैंक हैं, वहाँ पे हमने किस तरीके से कैटेगरी की थी, ये वाली कैटेगरी की थी हमने। लेस देन 20 ब्रांचेस वाले के अंदर 40% का ओवरऑल प्राइवेटी सेक्टर टारगेट होता है इनका, जिसमें से अप टू 32% इसका जो है टारगेट होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट का, और अदर जो है मिनिमम 8% अदर प्राइवेटी सेक्टर के अंदर उसको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जनरल क्रॉसिंग ऑन ए चेक इज आइडेंटी इंडिकेटेड बाय। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? हमने जो है क्रॉसिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किस किस तरीके की स्पेशल क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग होती है। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो मैं ऊपर ये लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो क्लास को देख सकते हैं। राइटिंग अकाउंट पे ओनली, या टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक, या ए सिंगल डायगोनल लाइन अक्रॉस द चेक, या राइटिंग पे नेम ओनली, या स्टैंपिंग नॉट नेगोशिएबल। इनमें से बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ए जर्नल क्रॉसिंग क्या इंडिकेट करती है? प्लीज अपना कमेंट करें। और इसका राइट आंसर होगा टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक, यानी उस पे दो लाइनें लगा देना ही दैट इज द जर्नल क्रॉसिंग। एट व्हाट थ्रेशोल्ड should fraud be reported to NABARD इंश्योर पोर्टल? ये क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट ही हुए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आया था, क्योंकि वो ग्रामीण बैंक है तो वहाँ पे ये टर्म चलती है कि नाबार्ड इंश्योर पोर्टल पे कितने
के फ्रॉड जो है आपको रिपोर्ट करने होते हैं, दैट इज 10,000 एंड अबव। नंबर 2, 50,000 एंड अबव, या नंबर सी 75,000 एंड अबव, या डी 1 लाख एंड अबव, या नो थ्रेशोल्ड ऑल फ्रॉड मस्ट बी रिपोर्टेड। तो आपको इसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको आंसर आपको बताना है, और आपका करेक्ट आंसर है डी 1 लाख एंड अबव। 1 लाख एंड अबव के फ्रॉड जो होते हैं नाबार्ड के इंश्योर पोर्टल पे आपको रिपोर्ट करने होते हैं। इन द लोन कंटेस्ट एक गारंटी मीन, ये कहता है कि गारंटी का क्या मीनिंग है। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। 1, बैंक promise to waive interest if borrower repay early, या a third party surety to repay a loan if the borrower default, या bank's collateral against loan, या borrower personal declaration to repay, या a loan insurance policy purchased by the bank। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आप जो है कमेंट करें, और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो अपनी कॉपी में लिखें और लास्ट में जांचें कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैं फिर रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि अभी तक जो है हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की और एनआई एक्ट का पूरा चैप्टर मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है ये वीडियो को पहले जरूर देखें। आंसर देखेंगे, इसका आंसर इज ए थर्ड पार्टी श्योरिटी टू रिपे लोन इफ। देखिए हम क्या होता है, थर्ड पार्टी गारंटी लेते हैं जो कि श्योरिटी देती है कि अगर इस गारंटी बरोबर ने लोन नहीं भरा तो उसके डिफॉल्ट होने की दशा में मैं उसका लोन को रिपे करूंगा। सरफेसी एक्ट 2002 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किन पे सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। A, commercial property given as security, B, residential property used for business, या C, agriculture land used for agriculture purpose, या industrial mortgage land mortgage to the bank, या factory premises used as security। इनमें से किस पे सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका राइट आंसर है सी, एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रही है उस पे सरफेसी एक्ट 2002 लागू नहीं होता। मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबिलिटी इज, यानी सरफेसी रूल लागू एक्ट लागू होने के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। नंबर ए 10,000, या बी 50,000, या सी 75,000, या मोर देन 1 लाख, या मोर देन 5 लाख। क्वेश्चन आपका ये है सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होने के लिए मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, और इसका एप्रोप्रिएट आंसर है डी, मोर देन 1 लाख होना चाहिए सरफेसी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मटेरियल अल्टरेशन ऑन ए चेक, यानी इनमें से कौन सी मटेरियल अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी चेक पे। ए, चेंजिंग द पेई नेम, या बी, चेंजिंग द अमाउंट इन वर्ड, या क्रॉसिंग ए बीरर चेक और कन्वर्टिंग इट टू एन ऑर्डर चेक, यानी बीरर चेक को ऑर्डर चेक में कन्वर्ट करना, या अल्टरिंग द डेट ऑन द चेक, या चेंजिंग द अमाउंट इन द फिगर। यानी इनमें से कौन सी ऐसी अल्टरेशन है जो मटेरियल अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। और इसका राइट आंसर इज सी, क्रॉसिंग ए बीरर चेक इनटू ऑर्डर। बीरर चेक को अगर हम ऑर्डर चेक में कन्वर्ट कर देते हैं तो मटेरियल अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी।
इसके विपरीत अगर हम ऑर्डर चेक को बियरर में कर देते हैं तो वो जो है मटेरियल अल्टरेशन मानी जाएगी। अगर इसका उल्टा हो जाता तो वो मानी जाती, अब इसको मटेरियल अल्टरेशन नहीं माना जाता। जैसा कि अगर आपने मेरा एनआई एक्ट का जो है चेक वाला चैप्टर पढ़ा हो, आपने अगर वीडियो उसकी देखी हो तो वहाँ पे आप देखते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि नॉन मटेरियल अल्टरेशन कौन कौन सी होती है। अगर किसी इनकम्प्लीट चेक इनचोएट जो चेक होता है उसको कंप्लीट करना जो है नॉन मटेरियल अल्टरेशन मानी जाती है। क्रॉसिंग करना अनक्रॉस चेक को, वो भी नॉन मटेरियल अल्टरेशन होती है। या फिर जर्नल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में करना, वो भी आपकी जो है नॉन मटेरियल अल्टरेशन। बियरर को ऑर्डर में करना दैट इज नॉन मटेरियल अल्टरेशन। यानी कोई भी ऐसा चेंज जो इश्यू जो कर रहा है उसके फंडामेंटल राइट्स और लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी एंड देयर आफ्टर देयर फॉर नॉन मटेरियल, यानी कोई भी ऐसा चेंज जो इफेक्ट नहीं करता फंडामेंटल राइट और लाइबिलिटी को इसकी पार्टी की, तो वो मानी जाएगी नॉन मटेरियल अल्टरेशन। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप जो है हमारी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्लिंटन रूल इन रनिंग अकाउंट डील्ड विद, ये जो है क्लिंटन रूल कब कहाँ लागू होता है? ए ऑप्शन प्रायोरिटाइजिंग द बैंक इंटरेस्ट ओवर कस्टमर, या टू राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट टू स्पेसिफिक लोन और डेट, या सी फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट फॉर रनिंग अकाउंट, या डी क्लोजर प्रोसीजर्स फॉर डोरमेंट अकाउंट, या ई कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अमाउंट। और इसका राइट आंसर है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट टू स्पेसिफिक लोन और डेट। इसके अंदर जो है क्लिंटन रूल लागू होता है। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट? इसका जो है लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? ए ऑप्शन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ नोट, या फिर बी ऑप्शन 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ नोट इज रिटर्न, या फिर सी ऑप्शन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ नोट इज रिटर्न, या डी ऑप्शन 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द नोट, या ई ऑप्शन 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द नोट। और राइट आंसर इज सी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेट द नोट इज रिटर्न, यानी जब नोट लिखा गया उससे 3 साल की वैलिडिटी लिमिटेशन पीरियड इसका होता है। नेक्स्ट, इन ए बैंकर कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट रिलेशनशिप द बैंकर इज, यानी डिपॉजिट अकाउंट के अंदर के रिलेशनशिप के अंदर बैंकर का क्या रिलेशन होता है? यानी अगर हमें ये पता लग जाए कि बैंकर और कस्टमर का आपस में क्या रिलेशन है तो कोई भी रिलेशन आपसे पूछ सकता है। और कई बार वो डिपॉजिट में पूछता है, कई बार वो आपको लॉकर में पूछता है। इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से वो पूछता है। तो यहाँ पे उसने ये पूछ लिया, तो आपको बताना है बैंकर का। तो क्वेश्चन कई बार जो है सिमिलर सा आ जाता है। अगर यहाँ पे आपको किसका रिलेशन बताना है, द बैंकर इज, तो आपको बताना है बैंकर का रिलेशन क्या है। तो बैंकर इज क्रेडिटर और कस्टमर इज डेटर, या बैंकर इज ट्रस्टी और कस्टमर इज बेनिफिशियरी, या बैंकर इज डेटर एंड कस्टमर इज क्रेडिटर, या बैंकर इज एजेंट एंड कस्टमर इज प्रिंसिपल, या बैंकर इज बेलर और कस्टमर इज बेली। हमें बताना किसमें? डिपॉजिट अकाउंट में। और डिपॉजिट अकाउंट में जैसा कि आपको पता है हम वहां पे क्या होते हैं? डेटर होते हैं, और कस्टमर क्या होता है? क्रेडिटर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आप हमारे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप वाले वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे जो है आपको कहाँ कहाँ पे डेटर क्रेडिट का रिलेशन होता है, कहाँ पे प्लेजर प्लेजी का रिलेशन होता है, कहाँ पे लाइसेंसर लाइसेंसी का रिलेशन होता है, कहाँ पे बेलर बेली का रिलेशन होता है, कहाँ पे हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी का होता है, कहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का होता है, और कहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का होता है। ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या होता है, हमारा जो है बैंकर होता है डेटर और कस्टमर होता है क्रेडिटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 और मोर काउंटरफीट नोट आर डिटेक्टेड द रिक्वायर्ड एक्शन इज, अगर आपको 5 या 5 से ज्यादा काउंटरफीट नोट डिटेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या एक्शन होना चाहिए? ए, डिस्ट्रॉय द नोट एंड रिकॉर्ड इंटरनली, या बी, एक्सचेंज द नोट विद कस्टमर इमीडिएटली, या सी, होल्ड द नोट एंड वेट फॉर ब्रांच क्लियरेंस, या डी, immediate FIR to be filed by the nodal bank officer, या ई, send the note to RBI and take no further action। तो इसमें आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर इज इमीडिएट FIR टू बी फाइल बाय द नोडल बैंक ऑफिसर द्वारा इसकी FIR की जाएगी अगर 5 या 5 से ज्यादा काउंटरफीट नोट आपको डिटेक्ट होते हैं, कैशियर को मिलते हैं। नेक्स्ट, रिवाइज कोलेटरल फ्री लोन लिमिट फॉर एग्रीकल्चर। RBI गाइडलाइन के हिसाब से अब एग्रीकल्चर में कोलेटरल फ्री लोन जो है कितने तक का दे सकते हैं? ए 1 लाख, बी 1.60 लाख, या सी 2 लाख, या डी 2.5 लाख, या ई 3 लाख। तो राइट आंसर इज 2 लाख। पहले ये लिमिट जो है 1.60 लाख की थी, 1,60,000 रुपए की थी, और अब इसको लेटेस्ट लास्ट में जो है बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया था। कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है 1.60 भी लगाया है। अगर कोई नया नहीं पढ़ रहे हैं, अपडेटेड आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसका आंसर बी लगाते हैं। तो अभी इसका राइट आंसर ही सी, 2 लाख रुपए तक जो है RBI ने कोलेटरल फ्री बोल दिया है जो भी एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, CGTMSC गारंटी कवरेज फॉर वुमेन इंटरप्रेन्योर रिवाइज इज। वुमेन इंटरप्रेन्योर को जो गारंटी कवरेज है CGTMSC में वो कितना है? 50%, 70%, 75%, या फिर डी 85%, या फिर ई 90%। और इसका राइट आंसर है ई। ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है आपकी स्क्रीन पे 1 अप्रैल 2025 से जो है इफेक्टिव है। यहाँ पे जो है देखेंगे वुमेन इंटरप्राइजेस और MSC प्रमोटेड बाय अग्निवीर, और अग्निवीर द्वारा प्रमोटेड की गई MSC को का दोनों कैटेगरी के लिए ये गारंटी कवरेज का जो है कितना है? 90%। ये गाइडलाइन जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू है। Next, the charge created on immovable property as security for bank loan is called। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चार्ज चढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? ए, प्लेज, या फिर बी, हाइपोथिकेशन, या सी, असाइनमेंट, या डी, मॉर्गेज, या ई, लियन। तो इनमें से कौन सा चार्ज क्रिएट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे? सिक्योरिटी एंड चार्जेस की वीडियो में हमारा जो है ये डिटेल मिलेगा आपको। फॉर्म ऑफ चार्जेस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और मूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन कौन से होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चार्ज होता है दैट इज मॉर्गेज, और मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चार्ज होता है दैट इज द प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? इमूवेबल प्रॉपर्टी का बताना था, दैट इज वेरी क्लियर। मॉर्गेज चार्ज जो इस पे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, given a sanction limit of 5 lakh, stock of 8 lakh, and a 25% margin, the borrowing power is। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अगर कोई रिपीट होने वाला क्वेश्चन है तो मैं इसको नंबर 1 क्वेश्चन कहूंगा। बार बार रिपीट हुआ है और बड़े बड़े स्केल में रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है हल्का ना लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये बहुत बार रिपीट हुआ है।
आंसर इज ए 6 लाख आफ्टर मार्जिन, या 4 लाख आफ्टर 25% मार्जिन ऑन स्टॉक, या सी 2 लाख हाफ ऑफ स्टॉक आफ्टर मार्जिन, या डी कैप एट द सैंक्शन लिमिट ऑफ 5 लाख, या ई 8 लाख स्टॉक वैल्यू। तो इसमें डीपी कैलकुलेट करनी है आपको। आंसर बताइएगा। मैं सभी का वेट करूंगा, 5 से 10 कमेंट आने का वेट करूंगा, मैं फिर ही आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सुपर क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। तो राइट आंसर इज डी, कैप एट सैंक्शन लिमिट ऑफ 5 लाख। अभी आइए इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। डीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टॉक माइनस मार्जिन, क्या करेंगे यहाँ पे, स्टॉक में से मार्जिन जो है लेस कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 8 लाख, और मार्जिन कितना है यहाँ पे? 25%। यानी 8 लाख का 25% मार्जिन कितना हो गया? इसका 1/4 कर दीजिए या 25% कर दीजिए, दैट इज 2 लाख। यानी स्टॉक की वैल्यू 8 लाख, मार्जिन 25% इज 2 लाख, और सैंक्शन लिमिट कितनी थी? 5 लाख। तो डीपी कितनी हो रही? डीपी का फॉर्मूला स्टॉक वैल्यू दैट इज 8 लाख माइनस मार्जिन, मार्जिन इज 2 लाख और 6 लाख। डीपी 6 लाख रही, लेकिन आपको पता है इवन दो द डीपी इज 6 लाख, द ब्रोअर कैन नॉट ड्रॉ मोर देन द सैंक्शन लिमिट विच इज 5 लाख। यानी आपकी जो है सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ड्रॉ विड्रॉ वो नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 5 लाख। अगर यहाँ पे सैंक्शन लिमिट 6 लाख होती तो इसका आंसर 6 लाख जाता, या फिर सैंक्शन लिमिट इसकी 8 लाख होती तो भी जो है कितना जाना था? 6 लाख जाता। क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन लिमिट कम है, तो जो दोनों में कम होगा वही उसकी डीपी होगी, तो आंसर हमारा होगा 5 लाख। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, 0 to 1 सभी स्केल में रिपीट होते हुए देखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the new regime the income tax slab rate for income between 4 to 8 lakh is। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही जो है मैंने तो देखा है, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुआ, कभी कभार कोई आ गया हो तो अलग बात है, बट इस बार जो है इस बार के एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो आपको 4 से 8 लाख की जो इनकम के अंदर टैक्स स्लैब क्या है? 0%, या बी 5%, या सी 10%, या डी 15%, या ई 20%। तो राइट आंसर इज 5%। यहाँ पे देखेंगे आप स्लैब, 4 लाख तक नील है, 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 to 16 में 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25, और अबाउट 24 इज 30%। तो हमारा आंसर जो है यहीं पे कवर हो रहा था। 4 से 8 लाख तक की इनकम के अंदर जो हमारी रिवाइज हुई थी उसके अंदर जो है दैट इज द 5%। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है इसके अंदर जो है अगर ये पूछा है तो आगे पीछे का कोई भी पूछ सकता है। तो इसको मैं इम्पोर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ कि नए जब प्रमोशन अभी ये टेस्ट जो स्टार्ट हुए हैं तो उसमें एक एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? ओनली प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर, ensuring individual and businesses have access to affordable or suitable financial services, या registering entries every citizen for a bank account without services, या डी providing high interest credit to all customers, या ई offering premium banking service to urban customer only। और राइट आंसर इज इंश्योरिंग इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए एक्सेस करना है अफोर्डेबल और सुटेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को, दैट इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन कॉन्स्टिट्यूशिंग ए जर्नल क्रॉसिंग? जर्नल क्रॉसिंग को कौन डिफाइन करता है? राइटिंग बीरर अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक, या ड्रॉ टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक। शायद ये रिपीट हुआ क्वेश्चन,
endorsing check to third party, या writing check amount in word only, या signing check without date। और इसका राइट आंसर इज drawing two parallel transverse line on the face of the check। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये पार्ट 1 जो है पसंद आया होगा। तो ऐसे ऐसे मैं और भी पार्ट लेके आऊंगा। हर नए पार्ट के अंदर जो है जिस जिस बैंक के अंदर भी रिकॉर्ड क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी ये आज मैंने किए 2025-26। पीछे सितंबर के अंदर कोई एग्जाम हुआ था सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आगे भी मैं इसकी अभी आज तो मैंने 18 क्वेश्चन ही इसके अंदर किए हैं, आगे भी 20-25 क्वेश्चन और है मेरे पास, वो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। उसके बाद जो है अलग अलग बैंकों के, पीएनबी के, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इनके सभी के जो है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा मैं आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी डिटेल स्टडी करनी है, देखिए मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए बेस भी तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए बेस के लिए हमने अब तक जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की 3 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, और 3 वीडियो हमारी एनआई एक्ट की भी आ चुकी हैं। उसके अलावा खलास सीरीज जो है हमारा, सीधी बात नो बकवास 10 मिनट में टॉपिक खलास, इसका भी एक पार्ट जो है हम यहाँ पे करंट अकाउंट गाइडलाइंस का आ चुका है हमारा। ये बहुत बेहतरीन सीरीज है, बहुत ही अच्छी सीरीज है। यहाँ पे जो है आपको कम टाइम के अंदर जो है सीधी सीधी बात की जाती है। अगला आज से हमारा ऑपरेशन विजय 2.0 शुरू हो चुका है, जिसमें हम रिकॉर्ड क्वेश्चन करेंगे। हर वीक जो है एक क्लास इसकी आएगी, आज से इसका जो है शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका हर एक सजेशन और फीडबैक हमारे लिए ऑलवेज वेलकम है, और आपका एवरी कमेंट और फीडबैक हमारे लिए मैटर करता है। टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।